हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में कि एचडीएफसी बैंक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है और ये नीचे क्यों जाए जा रहा है, उसके क्या रीजंस हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अपने हिसाब से लेना है, अपने सोच समझ से लेना है। मेरे कहने से यहाँ पर सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को एक साथ देखना चाहिए। कंबाइन टुगेदर बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस तीनों एक साथ करनी चाहिए। दूसरा, अभी एक नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है पर्सनलाइज क्लासेस के लिए 6 अगस्त से, यानी कि फ्राइडे से। अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर डायल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पर ईमेल भी है, ईमेल पे लिख सकते हो और एनरोल कर सकते हो पर्सनलाइज क्लासेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक हमें सबको पता है कि इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है और सबसे अच्छे बैंक में जो इसकी लीडरशिप है वो अमेजिंग है। मीन्स कुछ भी हो जाए, कहीं पर कितने जितने मर्जी फ्रॉड आ जाए, जितने मर्जी एनपीएस हो जाएं, ये एक स्टैंडिंग पोजीशन में हमेशा बना रहता है। और जहां तक बिजनेस की बात है तो बिजनेस का इसका सीधा सीधा लिंक है पर कैपिटा इनकम से। तो अगर हम नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू में, मीन्स यूएस डॉलर में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करने लगे यहाँ पर, तो हम अपने को इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखने लगे तो इंडिया हमारा 162 लेवल पर स्टैंड करता है और पर कैपिटा इनकम इंडियंस की $2191 है 2021 में। यानी कि हमसे नीचे कितनी कंट्रीज आती हैं? बहुत थोड़ी सी कंट्रीज आती हैं। टोटल 213 कंट्रीज हैं यहाँ पर और हमारी रैंकिंग यहाँ पर काफ़ी डाउन है, 162 नंबर पर है। हमसे ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? नाइजीरिया, घाना, कोंगो और लेबनान, सीरिया, फ़लस्तीन और वियतनाम तो हमसे खैर काफ़ी ऊपर है, वो हमें नज़र भी आता है। उसके बाद में अगर हम ऊपर जाते जाएं, जॉर्डन और इराक, इराक की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ 4600, यानी कि हमसे डबल से भी ज़्यादा। और उसके बाद में पेरू, यहाँ पर कोलंबिया और ब्राज़ील, ब्राज़ील हमसे ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ज़्यादा रिचर हैं एवरेज। ईरान, ईरान 4 टाइम्स रिच हैं हमसे। और उसके बाद में टर्की, टर्की हमसे 4.5 टाइम्स रिच हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी लिस्ट है। रशिया की बात करने लगे तो एवरेज रशियन हमसे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स रिच हैं। इवन चाइना भी हमसे काफ़ी ऊपर है, चाइना हमसे 6 टाइम्स रिच है। तो यहाँ पर जब भी हम चाइना से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो देखो, यहाँ पर देशभक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी एक अलग चीज़ है। वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमें आगे निकलना है तो आगे निकलने के लिए हमें बिजनेस करना है, सोच समझ के करना है, आगे बढ़ना है और समझदारी दिखानी है, स्किल्स डेवलप करने हैं। तो यहाँ से जो मेरा कहना है बिजनेस को लेकर, वो इतनी अपॉर्चुनिटी है आगे चल के एचडीएफसी बैंक जैसे जो एक मार्केट लीडर है। तो यहाँ पर ओवरऑल जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा यहाँ पर बैंकिंग बिजनेस बढ़ता रहेगा। अगर हम इसमें टॉप कंपनीज की बात, टॉप कंट्रीज की बात करने लगे तो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका, इसकी पर कैपिटा इनकम $68,000 है। ये लोग हमसे करीब करीब 35 टाइम्स रिच हैं, 34-35 टाइम्स रिच हैं। तो ये दिस इज ए बिग नंबर। और इस बिग नंबर को धीरे धीरे ये मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में अगले 20-30 साल तक तो इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है वो लगातार ग्रो करता रहेगा। उसके बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो 20-30 साल तक का, नेक्स्ट 20-30 ईयर्स तक यहाँ से सीधा सीधा स्कोप नजर आता है। दूसरा, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करने लगे तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पर एक अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है पी रेशो देखने का। पी रेशो से हमें आइडिया लग जाता है कि कहां तक गया था। तो अगर हम लास्ट 5 इयर्स का पी रेशो देखने लगे तो लास्ट 5 इयर्स का जो मीडियन पी रेशो है वो यहां पर दिखा देता है 27.9 है, लेकिन अभी जो करंट में है दैट इज 24। तो मीडियन पी से भी ये नीचे चल रहा है। और जनरली क्या होता है, ये ऊपर नीचे इसी तरीके से चलता है। तो मैक्सिमम कहां तक जाता है? मैक्सिमम जाता है 34 तक। अभी करंट में ट्रेड कर रहा है 24 पर। तो यहां से नंबर्स भी इंक्रीज होकर आएंगे और यहां से पी में भी ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये जो नीचे आया था ये पेंडेमिक वाला टाइम था, पेंडेमिक के टाइम ये 17.8 तक आ गया था, लेकिन 17.8 मींस ये एक एबनॉर्मल फिगर थी। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 30-35 तक ये आराम से जाता है। तो यहां से 40% के आसपास का तो ग्रोथ का पी एक्सपेंशन के हिसाब से यहां से स्कोप है। और उसके बाद में जो यहां से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उसकी वजह से जो बढ़ेगा वो अलग है। तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं। और यहां पर अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करने लगे तो पेंडेमिक के दौरान भी ये एक अकेला ऐसा बैंक है
जिसने एज सच कोई स्ट्रगल फेस नहीं किया। लास्ट 4 क्वार्टर्स के अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स देखने लगे तो लार्जेस्ट एवर हैं पिछले सारे क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। एंड लास्ट 4 क्वार्टर्स की अगर रेवेन्यू देखने लगे वो भी लार्जेस्ट एवर है पिछले सारे क्वार्टर्स में। अगर ईयर ऑन बेसिस पर देखने लगे तो जो रिजल्ट्स हैं, जो रेवेन्यू है, दैट इज द हाईएस्ट एवर। एंड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर ही है। और उससे पहले कि हमें परफॉर्मेंस पता है 3000 करोड़ के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके इट वॉज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। 3000, 4000, 5200, 68, 87, 10,000, 12,000, 15, 18, 22, 27, 31 एंड 32.8 फाइन मीन्स यहां पर भी इस टाइम पर भी इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग। और जहां तक इसमें बात करने लगे कि किसके हाथ में है कंपनी, तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 13% हिस्सेदारी है। एक्चुअल में दिस इज नॉट इंडियन कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज इन द हैंड ऑफ फॉरनर्स। तो अगर यहाँ पर FIIs की बात करने लगे, FII के जो प्रोमोटर्स हैं ये तीनों प्रोमोटर्स फॉरनर्स हैं। और FII यहाँ पर 40% प्लस 25% यानी कि 65% हिस्सेदारी HDFC बैंक की फॉरेन हैंड में है, इंडियन हैंड में नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स एक नॉलेज के लिए है। अदरवाइज तो जिस कंपनी में भी FIIs की होल्डिंग ज़्यादा होती है उस वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे आपको रीजन पता है क्या होता है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है, किसी भी दूसरी कंट्री में जब हम जाकर काम करते हैं ना, तो वहां पर उस कंट्री के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो जो वहां उस कंट्री के लोकल्स होते हैं वो उनको अच्छे से जीने नहीं देते और काम नहीं करने देते। तो वो इस चीज का तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि दूसरी कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं तो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अच्छे से पूरे कर लो, उसके बाद में सिर्फ अपने प्रोडक्ट की काबिलियत के बेस पर और ग्रोथ के बेस पर आप आगे बढ़ जाओगे। अगर यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस में जरा सा भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो जो लोकल्स हैं वहां से बहुत बड़ा कंपटीशन मिलेगा और हर तरह का कंपटीशन मिलेगा। मींस पॉलिटिकल भी और पब्लिक का भी, दोनों तरह की बातें वहां पर आ जाती हैं। तो यहां पर ग्रेट नंबर्स हैं और पी रेशियो यहां पर आज की डेट में कम है। उसके बाद में फाइनेंशियल्स की बात करने लगे तो टेक्निकल्स की बात करने लगे। टेक्निकल्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है, खासतौर से बड़ी कंपनीज में, जो मैं हमेशा पहले भी बात करता था, बीच में मैंने वो बात करनी बंद कर दी। फिलहाल के लिए कुछ काफ़ी सारे मैंने स्टॉक जब डिस्कस किए यहाँ पर जो एजुकेशनल वीडियोस बनाई उसमें मैंने बात नहीं की, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज की बात करने लगे तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कोई स्टॉक वापस से आता है तो वो अच्छा रहता है। मैं 200 डे मूविंग एवरेज को हमेशा ब्लैक कलर में रखता हूँ, सो आई जस्ट चेंज द कलर और यहाँ पर 200 मैंने चेंज कर दिया, ओके किया। तो ये जो लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, आप हमेशा से ध्यान रखोगे। अगर ध्यान दोगे तो जब कभी भी ये 200 मूविंग एवरेज के पास जाकर टच होता है तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बाद में वहां से एक बहुत अच्छी तेजी आती है, बहुत अच्छी रैली आती है। आप कभी भी इस चीज को चेक करने की कोशिश करना, कभी भी ध्यान देना। ये 2008 वाला क्रैश है, जब ये काफी नीचे गया तो यहां पर भी जब ये काफी नीचे गया तो उसके बाद वाला क्रैश है। अदरवाइज जब भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज को आकर टच किया है तो नेक्स्ट 1 ईयर में जो हाईएस्ट पॉइंट बना है वो कितना ऊपर गया आप यहां पर देखो। ये इसका 230 डेज में 61% था, उसके बाद में इसने दोबारा से यहां टच किया। अगर हम यहां पर 365 डेज की बात करने लगे एग्जैक्टली ये, तो यहां पर 20% के आसपास ऊपर गया। उसके बाद में फिर से इसने नीचे टच किया, यहां पर टच किया था, यहां से लेकर अगर हम थोड़े लंबे टाइम की बात करने लगे 55% तक ये ऊपर गया, नॉट विद इन 1 ईयर बट मोर देन दैट। लेकिन इसकी ग्रोथ का यहां से पता चलता है, यहां पर 2 ईयर्स में 76% ऊपर गया। उसके बाद में ये वापस से नीचे आया, यहां से अगर 2 ईयर्स के आसपास का हम टाइम लेने लगे तो अच्छा खासा ऊपर गया, 78% के आसपास गया। उसके बाद में फिर से यहां पर अगर हम देखें, यहां इसने टच किया, यहां टच करके जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया तो वो भी 37% के ऊपर गया। तो जब भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है या उसको टच करता है, उसके बाद में इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि या तो ये ऊपर जाएगा या वहीं रहेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, जितने मर्जी आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप छोटे छोटे से लॉट्स बना लो। सपोज आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करना है तो 50,000 तो एक बार में, 50,000 एक बार में इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद में 10,000 को अलग अलग डिवाइड करके रख लो और जैसे जैसे 2% नीचे आता जाए आप 2% 10,000 रुपीज लगाते जाओ एवरी 2% के फॉल पर, और जब ये वापस ऊपर आता जाए तो उसको प्रॉफिट बुक करते जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो फुल टाइम में भी हैं या फिर उनके पास ऑफिस के दौरान अच्छा खासा टाइम है। तो अदरवाइज तो बड़ा सिंपल सा है। इस तरह की ग्रेट कंपनीज को जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाएं तो उसके बाद में यहां से सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना बनता है। खास तौर से
जब एक बड़े क्रैश के बाद ये पहली बार ऊपर जाने के बाद वापस से पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया हो। मैं मेरा कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि ये क्रैश वाले दौरान ये 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे था। उसके बाद में ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में पहली बार इसने वापस से 200 डे मूविंग एवरेज पर आकर टच किया है। तो यहाँ पर अगर हम वापस जाने लगे और 2008 के टाइम का ये देखने लगे लेवल्स, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये पूरा क्रैश वाला लेवल था और क्रैश वाले लेवल के बाद जब ये ऊपर गया तो पहली बार इसने यहां पर आकर ये टच किया। और इस दौरान अगर आप देखोगे उसके बाद जो रैली आई, वो रैली यहां पर 230 डेज के अंदर अंदर 62% की रैली थी। तो सेम रैली यहां पर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में यहां से विद इन नेक्स्ट 7-8 मंथ्स यहां से शायद 50% से ज्यादा रैली आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और उसके बिल्कुल सिंपल से रीजन है, रीजंस आर कि इसके रिजल्ट्स के ऊपर कभी कोई इंपैक्ट नहीं आता। और आज की डेट में जो इसका पी रेशियो है लास्ट 5 इयर्स के कंपैरिजन में वो मीडियन से भी नीचे है और जो इसका हाईएस्ट पीक बनता है उससे तो काफी नीचे है। तो यहां सारे रीजंस हैं। यही रीजन है कि ये अभी तक नीचे आ रहा था। तो नीचे आने का क्या रीजन था? नीचे आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन था। ये स्टॉक की बेसिक नेचर होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां से सिर्फ और सिर्फ रैली लिखी है। जब तक लेकिन हमें इन सब चीजों का नहीं पता होता कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से ट्रेड करता है, तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि वो क्या रीजंस थे। यहां पर रीजंस को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी करो सीख के करो। यहां से सीखना है, यहां से सीखो। पर्सनलाइज क्लासेस में सीखना है, पर्सनलाइज क्लासेस में सीखो। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अगस्त को। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर डायल कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार।